बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूं। स्टूडेंट यही रिक्वेस्ट कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार तलब करें, गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से ईमान तलब करें, इस्तकामत तलब करें और ईमान पे ही हमारी ज़िंदगी और ईमान पे ही हमारा ख़ात्मा हो, ये दुआ करें। और फिर जो है ये कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें और इल्म को जो है बहस के लिए जो है हासिल ना करें कि किसी गैदरिंग में ये बताने के लिए कि आपके पास ये इल्म बड़ा आ गया है और आप बहस से बहस और एक लफ्ज़ से लफ्ज़ निकालने के लिए, किसी की नेगेटिव बातों को निकालने के लिए ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। आप इल्म जो है ये सिर्फ एक अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए आप इल्म हासिल करें। और ये इल्म जो है जो दुनियावी इल्म है, हम डिग्रियाँ हासिल करते हैं कई दफ़ा नौकरी के लिए और यही कार्य होते हैं। अब आप ये देखें, अब दुनियावी डिग्री जो है कौन से इतने स्टूडेंट हैं जो इल्म के लिए डिग्री हासिल करते हैं, वो तो नॉर्मली जॉब के लिए करते हैं। तो इसलिए ये जो दीनी इल्म है इसके लिए तो बिल्कुल ये है कि अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो। ठीक है, ये दीनी तालीम करके भी नौकरियां मिलती हैं, लेकिन फिर भी बात तो फिर वही रही ना, दुनियावी तालीम हासिल की नौकरी के लिए, दीनी तालीम हासिल की दीनी नौकरी के लिए, लेकिन अब उसमें दीनी नौकरी जो है वो बेहतर है क्योंकि लोगों की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने आपको सिलेक्ट किया हुआ है, वो बेहतर ही है। लेकिन फिर भी आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ वो भी तो मजबूत हो ना। लोगों को इल्म आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, दीनी तालीम दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कोई लफ्ज़ गया ही नहीं, आपने अमल, आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो भी ड्यूटी है, उलमा की ड्यूटी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है कि लोगों की रहनुमाई के लिए हासिल वो मौजूद हैं। लेकिन ये है कि वो कोई वक्त जो है वो हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ का वक्त भी हो। तहज्जुद अल्लाह करम करे, तहज्जुद भी होता है, कहते हैं कि उसमें बात जो है बिल्कुल सीधी निकल रही होती है, क्योंकि ये तहज्जुद का टाइम ऐसा है कि नॉर्मली जो है बाहर दुनियावी इवेंट कर रहे हैं जो अब बहुत ही ख़त्म हो चुके हुए हैं, तो वो हम बाहर देर तक गुजारते हैं, जो अब नहीं है तो नींद आ जाती है। और अल्लाह माफ़ करे अगर हम बीमार भी हैं, अल्लाह माफ़ करे अगर हम बीमार हैं, तो अगर रात को लेटते नींद नहीं आ रही और हम थक रहे हैं, हमारी आवाज़ें निकल रही हैं, हम करा रहे हैं, तो ये तहज्जुद का टाइम ऐसा है कि जो बाहर अगर जो दुनिया के इवेंट में हैं वो भी आके घर सो जाते हैं। और अल्लाह माफ़ करे अगर कोई बीमार है वो भी थक के चूर हो के वो भी इस टाइम उसको भी नींद आ जाती है। लेकिन आप ये देखें तो सही, सुने ज़रा गौर तो करें, उस टाइम अगर कोई उठा हुआ है और अल्लाह ताला से कनेक्शन उसने किया हुआ है, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, रो रहा है, इल्तिजाएं कर रहा है, सारी दुनिया खुद ही सोचें, सुन रिलैक्स होकर सोचें। तहज्जुद के टाइम पे नॉर्मली हर कोई सोया हुआ है कि नहीं सोया हुआ है। रमज़ान जो है हमें एक फैसिलिटी देता है कि हम उठ जाते हैं, और कई ये भी कहते हैं कि रमज़ान से आप तहज्जुद की आदत को मजबूत कर सकते हैं। उठे हुए अफ्तारी सहरी के लिए, तो सहरी जब तक अज़ान नहीं हुई तो वो कौन सा टाइम चल रहा है तहज्जुद का, तो 2 नफल पढ़ लें। लेकिन ये है वो जब हो जाता है, और तहज्जुद देखें तो सही, अब आजकल देखें तहज्जुद के टाइम पे सारे सोए नहीं हुए, तो एक बंदा को उठा हुआ है और अल्लाह ताला से कनेक्शन करके बैठा हुआ है, तो कितना अच्छा है। ठीक है, तो ये टाइम जो है आप कोशिश करें, लेकिन माँ बाप की खुशनुदी जो है वो भी हासिल करें, टीचरों की। तो स्टूडेंट ये जो हम टॉपिक जो कर रहे थे, वो टॉपिक जो है वो डाटा टाइप का हम कर रहे थे। और डाटा टाइप में हमने लास्ट लेक्चर में जो इंटीजर डाटा टाइप है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू रखवानी है, लेकिन उसमें डेसिमल पॉइंट, फ्रैक्शन पार्ट नहीं रखवाना, तो हमारे पास सी के अंदर प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स के अंदर 6 टाइप्स अवेलेबल हैं। हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक के नंबर ऑफ़ बाइट्स मेमोरी में जब डिफ़ाइन किए जाएंगे, एलोकेट किए जाएंगे, वो अवेलेबल है। हर एक की रेंज अवेलेबल है कि इस रेंज की वैल्यू रखवानी है तो ये टाइप होगी, तो ये बेटर डिज़ाइनिंग में 6 में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ बाइट्स को ज़हन में रख के, रेंज को ज़हन में रख के वेरिएबल का नाम रखेंगे और वो टाइप जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे। वेरिएबल बन गया, अब आप उस वेरिएबल के अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट की मदद से आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वैल्यू रखवा सकते हैं, वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में अगली जो कैटेगरी है न्यूमेरिक ही है, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट, फ्रैक्शन पार्ट स्टोर करना है, तो उसके अंदर क्या वैरायटी अवेलेबल है वो हम पढ़ेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला हम पे करम करे। सुनिए लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में
हमने न्यूमेरिक डाटा लेकिन उसमें डेसिमल पॉइंट, फ्रैक्शन पॉइंट स्टोर नहीं करवाना, ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। और इसके अंदर हमने ये देखा था कि सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट में 6 प्री डिफाइंड डिफरेंट टाइप्स इंटीजर की अवेलेबल हैं। तो उसमें से कोई भी आप उसके नंबर ऑफ़ बाइट्स को ज़हन में रख के, रेंज को ज़हन में रख कर जो है आप वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास न्यूमेरिक ही है, लेकिन न्यूमेरिक में अब आपने फ्रैक्शन पार्ट स्टोर करवाना है, डेसिमल पॉइंट स्टोर करवाना है, तो हमारे पास दूसरी कैटेगरी है, वो है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। अब उसके अंदर मज़ीद कितनी ऑप्शंस हमें मिल रही हैं, फिर वही मेन बात है। अब ये क्वेश्चन हम इस तरह सॉल्व करने लगे हैं कि न्यूमेरिक ही डाटा है, लेकिन उसमें मैंने डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शन पार्ट स्टोर करवाना है। तो फिर ये मैं फ्लोटिंग पॉइंट पे आऊँगा और फिर देखूँगा कि इसमें प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। फिर वही बात कि आप नंबर ऑफ़ बाइट्स जो एलोकेट किए जाएंगे मेमोरी में और रेंज को ज़हन में रख कर आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शन पार्ट मस्ट है, ठीक है, फिर ही हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, बैटरी डिज़ाइनिंग। तो ये हमारे पास ये आता है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन पार्ट। मेन लाइन के अगर डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शन पार्ट है तो आप ये फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करेंगे। ये टेक्स्ट बुक के अंदर ये डाटा टाइप का ही टॉपिक है, तो उसके अंदर जो है फ्लोटिंग पॉइंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रियल टाइप डाटा। इट इंक्लूड्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़। वही बात, अगर आप नेगेटिव साइन लगाएंगे तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी, अगर आप नहीं लगाएंगे साइन तो इसका मतलब होगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एग्जांपल्स वैल्यूज़ की 10.25, 6.7, -10.47, ये डिफरेंट रियल वैल्यूज़ की एग्जांपल। अब इसके अंदर जो डिफरेंट वैरायटी हमें मिल रही है, सी प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। दीज आर एज फॉलोज। क्या? फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, इसमें 3 अवेलेबल हैं। INT में कितनी अवेलेबल थी इंटीजर में? 6। इसमें कितनी अवेलेबल हैं? 3। फ्लोट, फिर वही बात, फ्लोट का वर्ड लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स होते हैं, वेरिएबल का नाम लिखेंगे स्पेस के बाद। डबल लिखेंगे, स्पेस देंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे। लॉन्ग स्पेस डबल लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो ये वेरिएबल्स बन जाएंगे। उसके बाद उसमें वैल्यू रखवाएं, प्रोसेसिंग करें, ये आप कर सकते हैं। तो लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट में जिसमें डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन पार्ट रखवाना है, उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन, 3 वैरायटी अवेलेबल है, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। तो अब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके वाले से सिलेक्ट करेंगे। वही बात है कि कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, कितने बाइट्स मेमोरी में यूज़ होंगे और रेंज वैल्यूज़ की क्या होगी। और इसमें अनसाइंड नहीं होता, अनसाइंड सिर्फ इंटीजर टाइप में होता है, फ्लोटिंग पॉइंट में अनसाइंड नहीं होता, ठीक है, ये ज़हन में रखें, इसमें नहीं हो सकता। अब ये इसका एक प्री डिफाइंड टाइप्स में अवेलेबल है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मौजूद है उसको वैसे ही यूज़ करेंगे और उससे अपने प्रोग्राम बनाने में और उसके एरर को डिटेक्ट और सॉल्व करने में इसी इंफॉर्मेशन को अब यूज़ करेंगे। तो ये स्टूडेंट इसको ज़हन में रखें। अब हमारी वर्किंग जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और ये सारे जो लेक्चर जो हैं अब जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम इस्तेमाल करते जाएंगे। डाटा टाइप के बाद जो है फिर डिफरेंट एलिमेंट्स करके फिर हमारी वर्किंग जो है वो उसकी एप्लीकेशन जो है प्रोग्राम में बढ़ती जाएगी। इसलिए साथ साथ आप रहें, डेफिनेटली इसको इंस्टॉल करें, इसको वर्किंग इसके साथ करते रहें और वर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करें। अब ये टॉपिक किधर हैं वो आपके पास ये स्लाइड्स में अवेलेबल है, नोट्स मिल जाएंगे। तो अब आप पढ़ाई पे तवज्जो करें, ये नहीं कि ये क्या वो गया, हर चीज़ जो है आपके टेक्स्ट बुक में से रिलेटेड है और ये बोर्ड में आ सकता है। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से करें, कोई भी टॉपिक स्किप मिस नहीं हो रहा। फ्लोट डाटा टाइप, अब इसमें क्या है, इज़ यूज टू स्टोर रियल वैल्यूज़। इसमें 4 बाइट इस्तेमाल होंगे, ठीक है जी। अब ये इसलिए जो यहाँ पे आगे रेंज आती है मैं बताता हूँ, अब इसकी रेंज ज़्यादा है ना, इसलिए जो आपको ये एक्सपोनेंट फॉर्म में जो है ये दिखाई गई 3.4 × 10⁻38, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू। और इसमें एक बात और अब आएगी इसके अंदर, फ्लोटिंग पॉइंट में हमने बात क्या की है, इसमें डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट होगा ना,
तो इसके अंदर जो फ्लो टाइप, इसकी रेंज अभी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, देखते हैं अभी हम। इसकी रेंज 4 बाइट्स की है ना, 4 बाइट्स की रेंज इंटीजर की कितनी ज़्यादा थी? अब ये 4 बाइट्स है, लेकिन इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शामिल हैं, इसमें अनसाइंड नहीं होता। लेकिन साथ ही एक्स्ट्रा एक बात और भी आ रही है कि 6 डेसिमल प्लेसेस में ये आंसर देगा। आप जो है किसी कमांड के ज़रिए इसको कम कर सकते हैं शो करने के हद तक, लेकिन ये इसका प्रिसीजन जो है, एक्यूरेसी जो है 6 डेसिमल प्लेसेस तक है। 6 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए तो फ्लोट होगा, बाकी डबल लॉन्ग डबल ये ज़्यादा प्रिसीजन देते हैं, तो इसलिए ये बात भी एक्स्ट्रा इस फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएगी। प्रिसीजन का टॉपिक इंटीजर में नहीं है क्योंकि वहाँ पे रियल वैल्यूज, डेसिमल पॉइंट, फ्रैक्शन पार्ट होता ही नहीं है, तो इसमें इसके करैक्टरिस्टिक में ये प्रिसीजन भी आएगा कि कितने डेसिमल प्लेसेस में ये आंसर दे सकता है, प्रोसेसिंग इसके अकॉर्डिंगली की जा सकती है। तो इसमें क्या चीज़ होगी, फ्लोटिंग पॉइंट में 3 चीज़ें होंगी, कितने बाइट्स यूज़ कर रहा है, किस रेंज की वैल्यू इसमें रखी जा सकती है, और कितने डेसिमल पॉइंट वो स्टोर करेगा। इंटीजर में क्या था, 2 बातें, कितने बाइट्स यूज़ करता है, रेंज क्या है। इसमें कितनी बातें हैं, 3 बातें, कितने बाइट यूज़ करेगा, क्या रेंज होगी, और कितने डेसिमल पॉइंट में आंसर देगा, ठीक है। तो ये ज़हन में रखना है, ये 3 बातें उधर, और बाकी इसमें वैरायटी कितनी है, 3 है, ठीक है। इसी में से आप सेलेक्ट करेंगे। अगर न्यूमेरिक है और डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन पार्ट भी रखवाना है तो प्री डिफाइंड टाइप्स में 3 अवेलेबल हैं। इंटीजर में कितनी थी, 6, इसमें कितनी है, 3, 6 और 3 न्यूमेरिक के लिए ये 9 बन जाती हैं। 6 जो हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट और विद डेसिमल पॉइंट 3। अब आगे हमारे पास जो है ये डबल डाटा टाइप। अब ये लार्ज रियल वैल्यूज़ के लिए इतने, इसमें कितने बाइट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, 8 बाइट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रेंज उससे भी बढ़ गई है हमारे पास, 1.7 × 10⁻³ (308), ये पॉजिटिव वैल्यू। और कितने डेसिमल प्लेसेस ये दे रहा है, 15 डेसिमल प्लेसेस में आंसर आ रहा है। और लॉन्ग डबल वो उससे भी ज़्यादा है कि ये मैक्सिमम हमें दे रहा है 10 बाइट्स, ये रेंज इसकी है, और प्रिसीजन इसके कितने हैं, 19। अगर आप बाइट्स की बात करेंगे, फ्लोट 4, 8, 10, ये नंबर ऑफ बाइट्स, ये इसकी रेंज, और उसके बाद आ जाएगा क्या, प्रिसीजन। फ्लोट का प्रिसीजन कितना था, 6, डबल का कितना है, 15, लॉन्ग डबल का कितना है, 19। देखें तो सही कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है कि 6 प्लेसेस आंसर दे रहा है, फिर ये 15 प्लेसेस आंसर दे रहा है, 19 प्लेसेस आंसर दे रहा है। और नॉर्मली मैथ में हम कितने प्लेसेस यूज़ कर रहे होते हैं, 1, 2, 3, बस राउंडिंग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी ये इतने दे रहा है, तो ये इतनी बड़ी वैल्यूज़ हैं, इतनी बड़ी वैल्यूज़ हैं, जिसकी वजह से ये देख लें कि इसकी वैल्यू लिखने में भी मसला होगा, इसलिए एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको दिखा रहा है। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा एक्सपोनेंट जो है वो देख लेंगे, आपको मैथ के हवाले से ये पता है। तो ये आपने अगर न्यूमेरिक है और उसमें फ्रैक्शन पार्ट, डेसिमल पॉइंट रखवाना है, तो प्री डिफाइंड टाइप्स में सी की तरफ से 3 आपको ऑप्शंस मौजूद हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। एक है फ्लोट, एक है डबल, एक है लॉन्ग डबल। फ्लोट में 4 बाइट्स इस्तेमाल होते हैं। जब आप वेरिएबल बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे तो 4 बाइट्स, 2 वेरिएबल बनाएंगे तो 8 हो जाएंगे। डबल अगर एक वेरिएबल बनाएंगे तो 8 बाइट्स एक वेरिएबल एलोकेट करेगा। लॉन्ग डबल टाइप का वेरिएबल बनाएंगे वैसे ही बनेगा, फ्लोट का नाम लिखेंगे, स्पेस के बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डबल लिखेंगे, स्पेस के बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे, लॉन्ग डबल स्पेस है बीच में, वेरिएबल का नाम लिखेंगे। 4 बाइट का वेरिएबल, 8 बाइट का, 10 बाइट का वेरिएबल, ये उसकी रेंज है। फिर उसके बाद प्रिसीजन आ जाता है कि कितने डेसिमल पॉइंट। फ्लोट आया जो हमारे पास 6 प्लेसेस, डबल 15 प्लेसेस और लॉन्ग डबल 19 प्लेसेस। तो इस तरीके से आप अभी तक जो है डाटा टाइप के हवाले से हमें न्यूमेरिक के अंदर 2 कैटेगरीज इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट पढ़ा है। इंटीजर में 6 टाइप वैरायटी है और इसमें फ्लोटिंग पॉइंट में 3। तो ये 6 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स बना सकते हैं। कैटेगरी न्यूमेरिक ही है, एक जो है विदाउट फ्रैक्शन और एक विद फ्रैक्शन। अभी
प्री डिफाइंड टाइप्स में से कितनी हमने टाइप्स पढ़ ली, कैटेगरी अगर छोड़ देते हैं 9 टाइप्स पढ़ ली, तो ये 9 टाइप्स के डिफरेंट नामों के आप वेरिएबल बना सकते हैं। इनके करैक्टरिस्टिक को ज़हन में रख कर ये है वेरिएबल आप बनाएंगे, उसके बाद उसको यूटिलाइज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है ये जब आगे वर्किंग होगी ना, थ्योरी है, अभी परेशान ना हो, इसके थ्योरी के तौर पे माइंड में रखें। जब इसकी वर्किंग होगी तो ये मैं वेरिएबल कैसे बनाते हैं, सिर्फ वेरिएबल बना देना भी मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन वेरिएबल बना के उसको कहीं यूटिलाइज़ भी कर लें ना, तो इसलिए जो है टॉपिक आएगा जिसमें कोई आगे उसका यूटिलाइजेशन भी आ जाए, तो फिर जो है वेरिएबल ये बनाएंगे। ज़ाहिर है ये वेरिएबल बनाने कैसे बनते हैं मैं बताऊँगा आपको। उसके बाद जो है कोई आगे कोई लॉजिक आ जाए जिसमें उसकी हम इम्प्लीकेशन भी अप्लाई भी कर लें, इम्प्लीमेंटेशन भी कर लें, तो उसके साथ वो टॉपिक जो नेक्स्ट आएगा उसके साथ मैं ये भी आपको करके बताऊंगा। डेफिनेटली मैं कर के साथ साथ बता रहा हूँ ताकि जो है आपके प्रॉब्लम जो हैं वो इस लेक्चर्स के ज़रिए ही सॉल्व कर दिए जाएँ, तो ये आपको मैं सॉल्व कर दूँगा। अब ये टॉपिक है, इसके बाद ये 1-2 टॉपिक्स हैं, ओवरफ्लो अंडरफ्लो, ये एक बातें करके फिर एक प्रोग्राम की एग्जांपल है, तो प्रोग्राम की एग्जांपल से फिर मैं वेरिएबल भी ज़ाहिर उसके अंदर बता दूंगा, कुछ कमांड्स और करके इसको हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। अब एक टॉपिक है ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ओवर का मतलब क्या, ऊपर की तरफ जो, यानी जो फ्लो, ओवरफ्लो जब टैंकी ओवरफ्लो होती है तो टैंकी ऊपर से ओवरफ्लो होती है, और अंडरफ्लो अगर लफ्ज़ की बात करेंगे तो इसका मतलब कि नीचे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हम पानी की बात तो नहीं कर रहे, हम यहाँ पे तो अपने वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। अभी आपने जो डाटा इस पढ़ी, इंटीजर में 6 और रियल में फ्लोटिंग पॉइंट में 3, इसकी रेंज भी था ना हर एक की। तो अब जो है अगर हम मैक्सिमम वैल्यू जो है, रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे अगर बड़ी वैल्यू आ जाती तो क्या कहेंगे हम, ओवरफ्लो, और रेंज में जो मिनिमम वैल्यू है उससे अगर कम हो जाता तो उसको हम कहेंगे अंडरफ्लो। ठीक है, एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर ए पर्टिकुलर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। कोई भी जो हम न्यूमेरिक वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं उसकी ख़ास कोई ना कोई एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। एरर आ जाता है या एबनॉर्मल आंसर आता है, वो हम प्रोग्राम की एग्जांपल देखेंगे और देखेंगे कि एरर आता है कि क्या होता है। एरर आता है या अनएक्सपेक्टेड आंसर आता है, दोनों ही एरर ही है। वो अब लॉजिकल एरर है, वो भी तो एरर ही है। एन एरर अकर्स इफ़ द वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल इज़ लेस दैन द मिनिमम वैल्यू। ये एरर ही है, चाहे लॉजिकल एरर हो, अनएक्सपेक्टेड आंसर और लॉजिकल एरर है कि अगर वैल्यू वेरिएबल की रेंज से कम हो जाए या मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो ये एरर ही वजह बनेगी, चाहे वो लॉजिकल एरर है। ठीक है, अब अर्थमेटिक ओवरफ्लो इज़ द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन दैट एक्सीड द मेमोरी स्पेस डेजिग्नेटेड टू होल्ड इट। एक रेंज है ना वैल्यू रखने की, अगर उससे बड़ी वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती है तो ये क्या बन जाएगा, ओवरफ्लो। डिवाइड बाय 0 यील्ड से मच लार्जर रिजल्ट। ठीक है, ये भी करते हैं तो ये इन्फिनिटी की तरफ ये निकल जाता है हमारे पास। तो मेन हम ये ध्यान में रखें, मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी अगर वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास ये एक लॉजिकल एरर बन जाएगा। जब मैक्सिमम वैल्यू जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से बड़ी वैल्यू रखवा रहे हैं तो कैसे उसमें आ सकती है। ठीक है, तो या तो एरर देगा, प्रोग्राम ही ना चले, या अगर चलता है तो अनएक्सपेक्टेड आंसर आ जाए तो वो भी एरर ही होगा। रन टाइम एरर आ जाए, सिंटैक्स एरर आ जाए, लॉजिकल एरर आ जाए तो एरर ही होता है। अर्थमेटिक अंडरफ्लो इज़ द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन दैट इज़ टू स्मॉल टू बी एक्सप्रेस प्रॉपरली। अंडरफ्लो का मतलब है हमने ऐसी कैलकुलेशन जिसका जवाब जो है वो मिनिमम वैल्यू जो है वो रेंज है उससे भी कम हो जाए, इतना ही छोटा हो जाए कि वो उसको एक्सप्रेस ही ना किया जा सकता है। मिनिमम वैल्यू से भी कम वैल्यू आ जाए, रेंज है, अब मिनिमम की तरफ भी तो एक लिमिट है ना, मैक्सिमम की तरफ भी लिमिट है। मिनिमम की तरफ जो लिमिट है उससे भी कम अगर वैल्यू आप रखना चाह रहे हैं तो उसमें कैपेसिटी ही नहीं है स्टोर करने की, तो वो क्या हो जाएगा टॉपिक, अर्थमेटिक अंडरफ्लो। फॉर एग्जांपल इन फ्लोटिंग पॉइंट ए नेगेटिव एक्सपोनेंट कैन बी जनरेटेड दैट इज़ टू लार्ज, एक्चुअली टू स्मॉल ए नंबर टू बी स्टोर्ड इन इट्स एलोकेटेड स्पेस। यानी मिनिमम वैल्यू से भी कम वैल्यू अगर आ जाती है, बहुत ही छोटी हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, नेगेटिव के एंड पे बात हम कर रहे हैं, तो फिर उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। मिनिमम वैल्यू से कम वैल्यू है तो वो अर्थमेटिक अंडरफ्लो होगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर वैल्यूज़, हमने ये बात की है कि इंटीजर की हम INT की बात कर रहे हैं, INT या शॉर्ट हो एक ही बात है, तो उसमें हमने रेंज ये रखी हुई है
जो पी डिफाइन टाइप की है -3276 से +32767। अगर आपने वैल्यू जो प्रोसेसिंग में हो गई, कैलकुलेशन में हो गई, या आपने वैल्यू पुट कर रहे हैं वो 32767 से ज़्यादा है, अब 3276 ज़्यादा तो इस रेंज से बाहर चली गई ना। आप प्रोसेसिंग करके कर रहे हैं या प्रोसेसिंग जो कैलकुलेशन की जा रही है उससे रिज़ल्ट में 32767 से बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इंटीजर ओवरफ्लो, अर्थमेटिक ओवरफ्लो। लेकिन अगर असाइंड वैल्यू जो है आप जिसकी जो मिनिमम रेंज 32768 से छोटी हो जाती है, आप कर रहे हैं कैलकुलेशन, आप पुट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग रिजल्ट में आ रही है, तो इसको इंटीजर अंडरफ्लो कहा जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, इसके हवाले से जो है हम कोई एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल देखने के बाद ये ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, और इसमें हम यही बात कर रहे थे कि अगर जो रेंज है मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू आ जाए प्रोसेसिंग में, या आपने पुट कर दी, ओवरफ्लो होगी, मिनिमम से कम हो जाए अंडरफ्लो होगी। अब ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो इज़ नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, ये चीज़ आप जहन में रख लें। इसका मतलब है ये कंपाइलर ने एरर कोई नहीं देना, एरर नहीं आएगा तो अब क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड आंसर, एरर नहीं आएगा तो आपने जो खुद ही इसको डिटेक्ट करना है लॉजिकल एरर के डिफरेंट फीचर्स की वजह से, डिबगिंग फीचर्स की मदद से आपने देखना है कि नॉर्मली जब प्रोग्राम जब बनता है तो उसमें पहले सैम्पल टेस्ट डाटा दिया जाता है। हमारे पास कोई एक ऐसी एग्जांपल जिसका जवाब हमें पता होता है तो वही वैल्यूज पुट की जाती हैं, फिर देखा जाता है कि मेरा प्रोग्राम भी सेम आंसर दे रहा है, मैचिंग हो रही है ना। तो इस तरीके से पहले नोन रिजल्ट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम को वर्क किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो ओरिजिनल डाटा दिया जाता है उसकी भी कैलकुलेशन की जाती है, चेक की जाती है, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो अब ये कंपाइलर ने डिटेक्ट नहीं करना, तो इसका मतलब क्या है? कोई एरर नहीं आना, तो फिर अब क्या आएगा? रॉन्ग रिज़ल्ट आएगा, अनएक्सपेक्टेड आंसर आएगा। तो इसलिए अब जो है ये बेटर डिज़ाइनिंग के हवाले से ये प्रोग्रामर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हैंडल करे कि अगर प्रोसेसिंग में, ठीक है ना, वेरिएबल तो बना लिया हमने डिज़ाइन के हवाले से, बेटर डिज़ाइन, लेकिन अगर प्रोसेसिंग जो है उसका जवाब रेंज से ज़्यादा आ रहा है तो प्रोग्रामर उसको प्रोग्राम वाइज खुद हैंडल कर ले, उसको शो ना करे, यानी प्रोग्राम में ये फैसिलिटी ना हो कि जवाब दिखा दे, बल्कि पहले इसको हैंडल कर दे, मैसेज पहले दिखा दे कि जी एक्सीडिंग लिमिट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो आंसर और रिप्रेजेंट आंसर, बजाय इसके कि वो आंसर जो रॉन्ग आंसर है वो दिखा दिया जाए। ठीक है ना, तो ऐसा ये प्रोग्रामर जो है उसको ही हैंडल करना होता है कि अनएक्सपेक्टेड आंसर को हैंडल कर लिया जाए, यूज़र एंड पे वो उसको डिस्प्ले ना किया जाए, उसको कंट्रोल कर लिया जाए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर टू हैंडल डैट वैल्यूज़ असाइन टू द वेरिएबल विद इन द अलाउड रेंज, उसके अंदर अंदर ही देखें। ठीक है, अब ये कोई प्रोग्राम है, देखेंगे पहले लॉजिकली, फिर प्रोग्राम, और फिर मैं आपको बताऊंगा, और फिर मैं ये करके भी बताऊंगा। उससे पहले जो है वो वेरिएबल्स की भी हम कमांड सारी देखेंगे। ठीक है, मैं सारे आपको बताऊंगा, परेशान नहीं हूँ। अब एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर ए पर्टिकुलर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। एरर आ जाएगा इफ़ द वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल इज़ लेस दैन द मिनिमम वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी होगी तो एरर आ जाएगा, लॉजिकल एरर आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड, तो उसको हैंडल करना है। अब एन अर्थमेटिक ओवरफ्लो इज द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सीड्स द मेमोरी स्पेस दैट इज डिवाइड बाय 0 की हम बात करते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ओवरफ्लो क्या है? टू स्मॉल, फॉर एग्जांपल ये बात हम कर रहे थे। अब ये फिर हमारे पास जो 32767 से अगर ये बात आ जाती है, और ये जो हमने बात की है कि वो डिटेक्ट नहीं करता, अब ये जो प्रोग्राम जो है वो अब इसकी तरफ चलते हैं। पहले इस प्रोग्राम को मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा, उसके बाद जो है तो इसको मैं कंप्यूटर पे भी करके आपको बताऊंगा। परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, तो इसको जो है इस लेक्चर में, और मैं आपको मज़ीद आगे लेक्चर में भी कंटिन्यू कर दूंगा। पहले डीपली इसको देखते हैं, लॉजिकली देखते हैं ना, एक प्रोग्राम है उसको पहले लॉजिकली देख लेते हैं। उसके बाद जो है इसकी वर्किंग मैं बताऊंगा, वर्किंग करूंगा तो
एरर्स होंगे नहीं होंगे मैं करके बताऊंगा, एरर्स उसको सॉल्व करेंगे। वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं, उसमें कुछ एक दो कमांड्स हैं जो अभी हमारे पास चैप्टर 9 में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कमांड्स मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा। जो कमांड जो हैं वो चैप्टर 10 की हैं, लेकिन क्योंकि मैं अब ये यहाँ पे थ्योरेटिकल करते हैं और थ्योरेटिकली अगर दिया जाता है फिर स्टूडेंट ये स्ट्रेस आ जाएगा कि सर समझ नहीं आ रही, तो इसलिए जो है उसका बेटर हल ये निकाला है कि आपको उस टॉपिक को आपकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कमांड जो अभी हमें इस जो चैप्टर 9 हम कर रहे हैं उसमें मौजूद नहीं भी है, लेकिन फिर भी उसको मिनिमम बता दिया जाए ताकि ये टॉपिक जो है इसको साथ साथ हम इम्प्लीमेंट करते जाएं। अदरवाइज़ कि मैं इन्हें तो अगर ऐसे नहीं होता, कमांड नहीं बताता, तो ये चैप्टर 9 बाकी रिमेनिंग जो थ्योरी चलेगा और इतनी थ्योरी हो जाएगी फिर परेशान समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास जो है सब्र करने का फैक्टर ज़रा कम होता है, तो हम सब्र नहीं करते। अगर आप यकीन करते हैं तो इंशाल्लाह ताला बेहतर ही होगा। माँ बाप का कहना माने तो इंशाल्लाह ताला करम ही होता है। टीचर्स की बात माने, उनके मुताबिक चलें, थोड़ा सब्र कर लें, बेहतरी होती है। लेकिन हमारे अंदर अफरा तफरी का फैक्टर बहुत ज़्यादा, बेसब्रे हम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जो है, लेकिन ये जो है इस प्रोग्राम के अंदर कुछ एक दो कमांड्स हैं जो नहीं पता तो वो मैं आपको इनिशियली पहले करके बताऊंगा। ये प्रोग्राम तो होगा, अभी तो प्रोग्राम ओवरफ्लो अंडरफ्लो के हवाले से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर कुछ एक दो कमांड्स हैं जो अभी तक जो है हमने नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको वो उसकी वर्किंग पहले करके बताऊँगा, फिर इस प्रोग्राम की तरफ आऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर पहले मैं इनिशियल वो जो कमांड्स जो इसमें शामिल की गई प्रोग्राम में, पहले वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। वेरिएबल कैसे बनता है वो आपको मुख्तलिफ करके बताऊँगा। वो कमांड इनिशियली समझाऊँगा, मिनिमम लेवल पे जो कमांड चैप्टर 10 की हैं वो मैं समझाऊँगा। उसके बाद इस प्रोग्राम के अंदर ये पूरे प्रोग्राम की आपको समझ आएगी। अब ये प्रोग्राम है कि जिसमें वो एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है ओवरफ्लो अंडरफ्लो का। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ पहले ये प्रोग्राम। अब अगर इसको इंडिविजुअल देख लें, ये हमने दो हेडर फाइल्स लिख दी हैं, इंक्लूड कर दी हैं। stdio किस लिए होता है हमारे पास अगर प्रिंटफ इस्तेमाल करते हैं। ये कौन किस लिए होता है कि जब आप क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए होता है। वॉइड मेन के बाद ये ब्रेसेस जो है, ये पैरेंथेसिस जो है, ये हम ब्लैंक छोड़ें, इसके अंदर वर्ड लिखें या इसको ब्लैंक छोड़ दें, एक ही बात होती है। अब ये देखें, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया आपने, वेरिएबल का नाम क्या है, टेम्प VAR। ठीक है, उसमें आपको पता है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, उसके अंदर जो है ये देखें TEMP स्मॉल और V कैपिटल कर दिया, प्रॉपर केस नॉर्मली कर दिया। ठीक है, ये स्टाइल कुछ प्रोग्रामर जो हैं, डेवलपर या डेवलपिंग वो जो कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर हाउस में, तो ये इस तरह का भी स्टाइल होता है। ये वेरिएबल का नाम है, कितने कैरेक्टर्स का था 31, उसके अंदर ही टाइप का इंटीजर। इसका मतलब है कि अब ये जो अब हमें क्योंकि डाटा टाइप का अंदाज़ा हो गया, हमने ये था कि इसमें इसकी रेंज क्या थी, -32768 से +32767। मेरी ये रिक्वायरमेंट थी, मैंने इसी रेंज में वैल्यू रखनी थी। मैंने INT टाइप का, देखें वही INT स्पेस लगानी है, प्लेस करनी है, फिर वेरिएबल का नाम लिखना है। अब ये स्टेटमेंट जो है हम पढ़ चुके हुए हैं, ये पूरी लाइन पूरी स्टेटमेंट जो है डिक्लेयर करने की भी है, डिफ़ाइन करने के लिए भी है और इनिशियलाइज भी। अब वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, वेरिएबल का नाम TEMP VAR है और डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नाम बताया, टाइप बताई और साथ ही कितने बाइट्स एलोकेट हुए, 2 बाइट्स, और इसमें वैल्यू क्या रखवा दी, इनिशियलाइज कर दी 32767। क्लियर स्क्रीन कि ये प्रोग्राम जो है इसके प्रीवियस अगर कोई आंसर्स थे आउटपुट विंडो में, यूज़र विंडो में, उसको क्लियर कर दिए जाएँ। ब्लैंक हमारे पास विंडो हो तो जो हमारे प्रोग्राम का जो जवाब है बस वही हमें नज़र आए। अब जो है ये वो स्टेटमेंट है जो मैं आपको कोई परेशान ना हो, जब ये मैं वर्किंग लेक्चर में बताऊंगा तो ये कमांड printf की मैंने क्या लिख दी है, तो ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, अब ये असल में है पता क्या, मैं इनिशियल बताता हूँ, मैं ये अलग से कमांड अगले लेक्चर में, ये सिर्फ printf की ये जो लिखा है ना, पहले ये मैं समझाऊँगा, उसके बाद इस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले मैं समझाऊँगा ये कमांड लिख क्या दी है, ये चैप्टर 10 के हवाले से है। तो चैप्टर 10 में printf की वो टॉपिक अवेलेबल है, तो टेक्निकली जब चैप्टर 10 पे आएंगे तो ये टॉपिक हमारा कुछ पहले भी कवर हुआ होगा।
अब हमने प्रिंटफ जो है जब इस्तेमाल करते थे तो प्रिंटफ तो हम ये डबल कोट्स ही लिखते थे हेलो वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया कि हम ये पेरेंथेसिस के अंदर हम डबल कोट्स के अलावा भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने आपको अगले लेक्चर में आपको पहले यही समझाऊंगा। अब इसमें क्या हुआ कि ये देखें, एक बात जो है वो एक टिप है, इस बात को ज़हन में रखेंगे और ये फ़ायदा आपको होगा, चैप्टर 13 में जाके भी इसका फ़ायदा होगा। देखें, हमने बात की थी प्रिंटफ एक फ़ंक्शन है। कैसे पता चला प्रिंटफ फ़ंक्शन है? जब stdio जो है वो मैंने आपको एक दफ़ा खोल के भी बताई थी, उसके अंदर इसके डेफिनेशन प्रोटोटाइप रूल्स पड़े हुए हैं। जब उसको रीड किया जाता है, कंपाइलर रीड करता है तो उसको पता चल जाता है प्रिंटफ एक फ़ंक्शन है। एफ़ का मतलब फ़ंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये उसको पता चल गया जब इसको रीड किया फ़ंक्शन है। अब फंक्शन जो है वो आपसे कुछ डिमांड करता है, आर्गुमेंट वैल्यू पैरामीटर्स। अब जो है नॉर्मली जो आर्गुमेंट वैल्यू पैरामीटर देते हैं वो उसका सेपरेटर क्या होता है? कॉमा। एक कॉमा लगाया, एक वैल्यू ख़त्म हो गई, अगली वैल्यू बता रहे हैं, अगली वैल्यू ख़त्म होगी तो कॉमा होता है ना। तो अब प्रिंटफ जो है ये टिप बता रहा हूँ, ये मैं बार बार ये बात करता रहूँगा और आपसे पूछता भी रहूँगा, आप जवाब भी देते रहना। अब प्रिंटफ जो है जिसके पेरेंथेसिस हैं, प्रिंटफ के पेरेंथेसिस है ना, इसमें कितने कॉमे इस्तेमाल किए गए? कॉमा एक। अब एक कॉमा जब आया है तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग पेरेंथेसिस से कॉमे तक एक हिस्सा, इस कॉमे से क्लोजिंग पेरेंथेसिस तक दूसरा हिस्सा। इसका मतलब है दो वैल्यूज़, दो पैरामीटर्स, दो आर्गुमेंट बताए जा रहे हैं। इसका मतलब है एक कॉमा कितने हिस्से हुए? दो। दो कॉमे कितने हिस्से हुए? तीन। जितने कॉमे होंगे उसमें वन ऐड करेंगे। छोटी सी टिप है बच्चों की तरह, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। कॉमा है, कितने कॉमे? एक, तो उसमें वन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? टू। तो प्रिंटफ को कितने पैरामीटर बताए हैं? दो। एक कॉमे से पहले, एक कॉमे के बाद। ठीक हो गया ना? ठीक है ना? प्रिंटफ के कितने हिस्से हैं? दो। कैसे पता चला? सर एक कॉमा है, एक कॉमा है, उसमें वन ऐड करेंगे, दो बन जाएंगे। कितने हिस्से? दो। एक स्टार्टिंग पेरेंथेसिस से कॉमे तक एक हिस्सा, फिर कॉमे से क्लोजिंग पेरेंथेसिस तक दूसरा हिस्सा, दो हिस्से। अब प्रिंटफ के जब एक से ज़्यादा हिस्से होते हैं, ये चैप्टर 10 की बात चल रही है, ठीक है, नीचे लेवल पे लेके जा रहा हूँ। जब प्रिंटफ के एक से ज़्यादा हिस्से होते हैं तो पहले दूसरा हिस्सा, अगर दो हिस्से हैं, दो पैरामीटर्स हैं, तो पहले हम दूसरे पार्ट पे कंसंट्रेट करेंगे। पहले हम ये देखेंगे TEMPVAR, ये क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू होती है ना। पहले दूसरे पार्ट को देखा जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, उसका आंसर निकाला जाएगा। अब दूसरा हिस्सा पहले काम करेगा और दूसरे हिस्से का जो जवाब होगा उसको पहले हिस्से में कहीं ना कहीं पुट किया जाएगा। ठीक है, दो हिस्से हैं, पहले हिस्से पे तो जब पहला हिस्सा सबसे आखिर में वर्क करता है अगर एक से ज़्यादा हिस्से हों तो अब दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा उसको बाद में देखेंगे, दूसरे हिस्से को, पैरामीटर को पहले देखेंगे। तो वेरिएबल का नाम जो है ये है TEMPVAR। तो स्टूडेंट ये जो है ये यहाँ तक है, ये पूरा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊँगा। अब TEMPVAR था, उसमें हमने वन ऐड किया, वन ऐड करके 7 6 8 तो हो ही नहीं सकता, तो ये फिर क्या करेगा? ये लॉजिकल एरर है। फिर हमने उसको प्रिंट करवाया, ये स्टूडेंट, उसके बाद इसकी वैल्यू कम कर दी, फिर क्या होएगा? वैल्यू बढ़ा के क्या किया, वैल्यू कम करके क्या किया, तो ये सारी चीज़ें। फिर ये गेट्स, ये एक और स्टेटमेंट है। तो ये एक प्रोग्राम है, इसको मैं आपको प्रोग्राम में जब प्रिंटफ मैंने क्यों इस्तेमाल कर दिया ये बताऊंगा, इसकी वर्किंग बताऊंगा। उसके बाद ये एन से पहले ये बैक स्लैश आया हुआ है ये समझाऊंगा आपको, फिर ये गेट से इस्तेमाल किया गया ये समझाऊंगा। तो ये मैं पहले आपको सारा समझाऊंगा। ये वेरिएबल, ये जो प्रोग्राम है ओवरफ्लो अंडरफ्लो को एक्सप्लेन करेगा, तो मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। पहले इनिशियल समझाऊंगा, फिर ये लाइनों की तरफ, प्रोग्राम की तरफ आएंगे। परेशान ना हो, अगला लेक्चर जो है ये मैं फिर वो जिस तरह आप कहते हैं मैं सॉफ्टवेयर की मदद से ही आपको बताऊंगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, कोई परेशान ना हो। ये जो प्रोग्राम है दोबारा फिर ईच एंड एवरीथिंग बतानी है मैंने, कोई परेशान ना हो, ठीक है। दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।